नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए अपने अम्ब्रेला को बड़ा करने की कोशिशें लगातार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर को वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान वापस आ चुके हैं। छोटे मोटे दलों से और भी चर्चाएं चल रही हैं। इस समय एक बहुत बड़ी चर्चा खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौते की। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी। जयंत चौधरी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था और उनके 8 विधायक हैं। इसके मुकाबले में जब और हम पुराने रिजल्ट्स की तुलना करते हैं तो ये राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रदर्शन है। इससे पहले वाले चुनाव में 2017 के चुनाव में उनका 1 विधायक जीता था और वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। गठबंधन में जाकर समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भी भिजवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबरें चलती रहती हैं कि अखिलेश यादव के साथ उनकी ट्यूनिंग सही नहीं चल रही है। दोनों के बीच संवादहीनता की स्थिति है। वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी ओर जयंत चौधरी को लेकर ये भी खबरें हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में भाजपा हाईकमान से संपर्क किया है और बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो जयंत चौधरी की एंट्री चाहते हैं कि वो आ जाएं, बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाएं। और इसमें सबसे बड़ा नाम चला था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि जगदीप धनखड़ की मध्यस्थता से पार्टी हाईकमान से बात कराई गई है जयंत चौधरी की। लेकिन अभी जयंत चौधरी ने इसमें सोचने का समय मांगा है और बीजेपी ने कहा है कि ठीक है, आप सोच समझकर हमको बता दिए। देखिए, वैसे तो विपक्ष की जो बैठक हो रही है आज, उसमें भाग ले रहे हैं जयंत चौधरी। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट किए थे जिसमें लिखा था कि वी स्टैंड टुगेदर, के हम सब लोग एक साथ हैं। उन्होंने एकता का संदेश देने की कोशिश की और ये भी दिखाने की कोशिश की कि वो विपक्ष के साथ ही हैं, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि राजनीति में समीकरण कैसे बदलते हैं। 23 जून वाली बैठक में प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे बगल में शरद पवार के, और फिर वो अजीत पवार के साथ चले गए पार्टी तोड़कर। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन भाजपा को ना जाने क्यों बार बार एक चिंता सताती रहती है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक की। ये कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी खूब हुआ था कि साहब जाट बेल्ट में नुकसान हो सकता है, और बीजेपी ये मानती है कि राष्ट्रीय लोकदल की जो 8 सीटें आई हैं वो सिर्फ जाटों के वोट बैंक का जो एक शिफ्ट हुआ, बड़े मेजर शिफ्ट हुआ आरएलडी और गठबंधन की तरफ, उसकी वजह से आई है। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं उनका ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था। केवल 2 पार्टियां मिलकर लड़ रही थी, मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन, और अन्य कुछ वोट उनके साथ मिले और वो जीतने में सफल रहे। लेकिन पार्टी का मानना है कि अभी जैसे कि वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर जिला, जिसमें सारी की सारी सीटें कभी बीजेपी की हुआ करती थी, उसमें 6 विधानसभा सीटों में से केवल 1 विधानसभा सीट अब इस समय बीजेपी के पास है, मुजफ्फरनगर की सदर सीट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और जिला है शामली, जो मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना था, उसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों की तीनों गठबंधन के पास है। तो यानी कि 2 जिलों में ही आप समझ सकते हैं कि 8 विधानसभा सीटें हैं इनके पास। तो ये एक बड़ी सफलता है इनकी कि गठबंधन की स्थिति वेस्ट यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अचानक मजबूत नजर आने लगी है। और उसी की वजह है कि बीजेपी ने, आपको याद होगा कि पिछले साल भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो मुरादाबाद से आते हैं, जाट नेता हैं, और बीजेपी ये साधना चाहती थी कि हम जाटों के साथ हैं, जाटों की बाकायदा हम भरपाई करते रहते हैं। वैसे भी उनके अगर 2 सांसद हैं वो तो बिल्कुल खास जाट नेता ही हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है, और सतपाल सिंह बागपत से, जो आरएलडी की परंपरागत सीट रही थी 2009 तक। तो इस पूरे समीकरण में बीजेपी की चिंताएं जो हैं वो ये हैं कि वेस्ट यूपी की कुछ ऐसी सीटें थी जो बीजेपी 2014 में तो जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें दलित मुस्लिम ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा बना। और वैसे भी पिछले बार 2019 में आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, विपक्ष पूरा का पूरा एक था, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि हम क्यों ना इस बार सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, इन सीटों को फिर से जीतने की कोशिश करें।
तो बीजेपी इसी वजह से आरएलडी को साथ लेना चाहती है। 2009 की अगर मैं बात करूं, 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, आपको याद होगा कि लोकसभा सीटों का नया परिसीमन हुआ था और 2009 में नए परिसीमन पर पहली बार चुनाव हो रहे थे। आरएलडी उस समय बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। अजीत सिंह उस समय जीवित थे। उस समय आरएलडी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अगर लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, 5 सांसद इनके चुनकर आए थे। बिजनौर, अमरोहा, बागपत, हाथरस और मथुरा, ये 5 सीटें उस समय इन्होंने बीजेपी के गठबंधन में जीती थी और वो ही पहला चुनाव था जब जयंत चौधरी मथुरा से सांसद बने थे 2009 में। उसके बाद 2014 में वो मथुरा से हेमा मालिनी से हार गए और 2019 में वो बागपत लड़ने आए तो सतपाल सिंह से हार गए। तो एक कसक है, एक टीस है। आरएलडी ये चाहती है कि एक बार फिर से बागपत, जो उनकी पैतृक सीट रही है कभी चौधरी चरण सिंह के जमाने से, अजीत सिंह के जमाने से, उस सीट को वो फिर से हासिल करना चाहती है। लेकिन जो समीकरण बना पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में, सपा एक साथ थी इनके साथ, बसपा कॉम्बिनेशन में थी और गठबंधन था आरएलडी का भी, तो बीजेपी का 1 to 1 फाइट थी बागपत में। उसके बावजूद भी जयंत चौधरी सतपाल सिंह से 20,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। उस नतीजे के बाद ये साफ तौर पर निकलकर सामने आया कि बागपत की सीट आरएलडी अकेले नहीं जीत सकती, उसे बीजेपी के साथ आना ही होगा। क्योंकि नया परिसीमन जो 2009 में हुआ, उस परिसीमन से एक मोदी नगर की विधानसभा सीट ऐसी बागपत सीट में लगी है कि मोदी नगर विधानसभा सीट एक तरह से बीजेपी का गढ़ है और जो सिटी बेस्ड इलाका है उसमें इतनी ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलती हैं मोदी नगर में, बागपत से भी ज़्यादा है, बागपत शहर से भी ज़्यादा वोट बीजेपी को बागपत में मोदी नगर से मिल जाती हैं और इसीलिए बीजेपी के लिए ये सीट ऐसी बन गई है कि वो यहाँ पर पराजित नहीं हो सकती। अगर जयंत चौधरी अपने पिता की, अपने दादाजी की विरासत को वापस चाहते हैं, बागपत को फिर से जीतना चाहते हैं, तो उन्हें बीजेपी के साथ आना ही होगा। ये एक आरएलडी का जो थिंक टैंक है, ये उसका मानना है। दूसरी ओर जयंत के सामने इस समय रास्ते क्या हैं? जयंत के सामने जो माना जा रहा है कि जो थिंक टैंक है आरएलडी का या उनके कुछ जो सलाहकार हैं, उनका यह मानना है कि बागपत, मथुरा और बिजनौर 3 सीटें वो आसानी से मांग सकते हैं और ये तीनों सीटें उनको दी भी जा सकती हैं। आरएलडी से 1 या 2 एमएलए, उनके जो 8 एमएलए उनमें से 1 या 2 को उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बनाया जा सकता है। और अगर इसके बदले राज्यसभा से जयंत चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा कि मैं समाजवादी पार्टी के बैनर पर राज्यसभा का सांसद नहीं बने रहना चाहता, तो वो इससे इस्तीफा देंगे। फिर इस सीट पर उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में और उस उपचुनाव में बीजेपी आसानी से अपने विधायकों के बल पर इन्हें फिर से राज्यसभा में भेज सकती है। तो इस समय समीकरण क्या बनता है? समीकरण ये बनता है कि या तो जयंत चौधरी किसी को राज्यसभा सीट दे दें, ओबलाइज कर लें। आजकल ओबलाइजेशन का बड़ा जमाना है। अरविंद केजरीवाल ने तो दोनों राज्यसभा सीटें बेच दी थी अपनी, पंजाब में भी उन्होंने बताया जाता है कि लेन देन किया। तो इसी तरीके से जयंत चौधरी चाहें तो आरएलडी के बैनर पर किसी और को भेज सकते हैं और अपने आप बागपत से चुनाव लड़कर लोकसभा में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी थोड़ी सी उनके मन में ये थिंकिंग का भाव आ सकता है कि यार एक बार फिर से हम अपनी परंपरागत सीट को वापस पा सकते हैं, जो बागपत की सीट है। वैसे बीजेपी को इसमें कोई फायदा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बागपत और मथुरा की सीटें 2 बार से वो लगातार जीत रही है बिना आरएलडी के गठबंधन के भी। इस बार हो सकता है कि हेमा मालिनी और सतपाल सिंह के टिकट यहां से कटें। वैसे हेमा मालिनी 75+ में आ रही हैं, सतपाल सिंह 68 साल के हो जाएंगे। और बिजनौर सीट पिछली बार हारी थी 2019 में बीजेपी, वहां से जो भरतेंद्र सिंह इनके विधायक थे पहले, फिर वो सांसद बन गए थे 2014 में और फिर 2019 में भरतेंद्र सिंह हार गए थे मलूक नागर से बसपा के। तो बीजेपी अगर ये सीट दे देती है आरएलडी को, तो ये सीट उसकी आसानी से निकल सकती है। तो ये सीट आरएलडी के प्रभाव वाली है। मैं आपको बता चुका हूं कि 2009 में जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन था, तब बिजनौर से संजय सिंह चौहान यहां से सांसद बने थे। तो आरएलडी इस सीट को निकाल सकती है। आरएलडी से समझौता काफी हद तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन पर निर्भर करेगा और मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं, जाट नेता हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनके रुख पर निर्भर करेगा। संजीव बालियान ने 2019 में अजीत सिंह को हराया था। फिलहाल गेंद जयंत के पाले में है और उन्हें अपनी पार्टी की मान्यता भी बचानी है, क्योंकि उनकी पार्टी की भी मान्यता खत्म हो चुकी है। और ये भी एक ऑप्शन उनके सामने दिया जा सकता है कि अगर आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लें तो आपके समीकरण बढ़िया बन सकते हैं।
लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी को समझाने वाले लोग उन्हें ये चीज़ें समझा पाएंगे या नहीं। बीजेपी में अगर वो विलय भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है उनका बड़ा फायदा होगा। आप एक छोटी सी दुकान कहीं मोहल्ले में अपनी खोल लीजिए और फिर अगर आपको किसी एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, बड़े मॉल में अपनी दुकान बनाने का मौका मिले तो उसमें संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और अगर वो आरएलडी को मर्ज करते हैं बीजेपी में तो मुझे लगता है कि उनका वजूद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन गेंद जयंत के पाले में है और मुझे लगता है कि जयंत अगर इस बारे में कुछ फैसला करेंगे तो वो लोकसभा चुनाव के आसपास करें। राज्यसभा से इस्तीफा भी देना होगा तो लोकसभा लड़ लेंगे और फिर राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे, फिर उपचुनाव में अपने आप जा सकते हैं। अगर जीत गए तो बागपत से सांसद बन जाएंगे, हार गए तो बीजेपी फिर से राज्यसभा में भेज देगी। तो संभावनाएं जयंत चौधरी के सामने बहुत ज़्यादा हैं। बीजेपी को उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी जयंत को बीजेपी की ज़रूरत है। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है या नहीं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना फिर मैं अक्सर लाइव आता हूं तो आपको लाइव आने का पता नहीं चलेगा और ना ही आपको पता लगेगा कि मेरा नया वीडियो कब आया। नमस्कार।